प्रत्यक्ष करों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रत्यक्ष कर मुद्रास्फीति को दूर करने में मदद कर सकते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर मुद्रास्फीति का कारण बन सकते हैं। 2. अप्रत्यक्ष करों से बचा नहीं जा सकता क्योंकि ये वस्तुओं और सेवाओं पर स्वचालित रूप से वसूल किए जाते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से गलत है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी। मूल रूप से कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर उन करों को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति द्वारा सीधे सरकार को दायर और भुगतान किए जाते हैं। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिन्हें किसी अन्य संस्था को हस्तांतरित किया जा सकता है, इसलिए उनके भुगतान का भार दूसरे व्यक्ति के कंधों पर डाला जा सकता है। उचित संग्रहण प्रशासन के अभाव में प्रत्यक्ष करों की चोरी की जा सकती है। अप्रत्यक्ष करों से बचा नहीं जा सकता क्योंकि ये वस्तुओं और सेवाओं पर स्वचालित रूप से वसूले जाते हैं। प्रत्यक्ष कर मुद्रास्फीति को दूर करने में मदद कर सकते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर मुद्रास्फीति को बढ़ा सकते हैं। प्रत्यक्ष कर कमाने वालों की बचत को कम करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष कर इसके विपरीत को प्रोत्साहित करता है क्योंकि ये उत्पादों और सेवाओं को अधिक महंगा और अवहनीय बनाता है। प्रत्यक्ष कर केवल उन लोगों पर लगाया जाता है जो विभिन्न आय वर्ग से संबंधित हैं। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष करों को हर कोई जो सामान खरीदता है और सेवाओं का लाभ उठाता है महसूस कर सकता है। अर्धचालक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अर्धचालकों में कुचालकों इंसुलेटर की तुलना में अधिक प्रतिरोध होता है। 2. ये सहसंयोजक बंध के कारण बनते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। वे पदार्थ जिनमें चालक और कुचालक के बीच प्रतिरोधकता होती है उसे अर्धचालक कहलाते हैं। परम शून्य तापमान पर अर्धचालक का शुद्ध और उत्तम क्रिस्टल गैर संचालक होता है और इंसुलेटर के समान प्रतिरोधकता को दर्शाता है। कुछ अशुद्धियों के साथ डोप किए जाने, थर्मल एजिटेशन और लैटिस इफेक्ट के प्रभाव से ये बिजली का संचालन कर सकते हैं। उनके पास प्रतिरोध का नकारात्मक तापमान गुणांक है। इसका तात्पर्य यह है कि अर्धचालकों का प्रतिरोध तापमान में वृद्धि के साथ घटता है और इसके विपरीत पाया जाता है। इंसुलेटर की तुलना में अर्धचालकों का प्रतिरोध कम होता है। ये सहसंयोजी बंध के कारण बनते हैं, जबकि कुचालक आयनिक बंधों के परिणामस्वरूप बनते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक के दो सबसे सामान्य उदाहरण हैं। अर्धचालक डायोड, ट्रांजिस्टर और एकीकृत सर्किट सहित विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में कार्यरत हैं। इस तरह के उपकरणों को उनकी कॉम्पैक्टनेस, विश्वसनीयता, बिजली दक्षता और कम लागत के कारण व्यापक आवेदन मिला है। असतत घटकों के रूप में उन्होंने सॉलिड स्टेट लेजर सहित बिजली उपकरणों, ऑप्टिकल सेंसर और प्रकाश उत्सर्जक में उपयोग पाया है। उनके पास कट और वोल्टेज हैंडलिंग क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला है और इसे माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी उपयोग किया जाता है। हाल ही में खबरों में रहा व्योमित्र किससे संबंधित है? गगनयान मिशन के साथ भेजा जाने वाला एक स्पेस ड्रोन। बी. इसरो का बहुउद्देशीय संचार और मौसम संबंधी उपग्रह। सी. दुश्मन के रडार को ट्रैक करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस की सुविधा।
देने वाला सैटेलाइट डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक रोबोट जिसका गगनयान मिशन से पहले परीक्षण किया जाएगा। उत्तर डी। गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन से पहले एक मानव रहित मिशन परीक्षण करने के लिए इसरो द्वारा डिजाइन और विकसित ह्यूमनॉइड व्योममित्र का उड़ान पूर्व जमीनी परीक्षण चल रहा है। गगनयान कार्यक्रम 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी की कक्षा लियो में भेजकर और उन्हें सुरक्षित रूप से वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान का प्रदर्शन करेगा और इसके वर्ष 2024 में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसरो इनिशियल सिस्टम यूनिट (IISU) ने इसे सफलतापूर्वक एक कंप्यूटर ब्रेन के साथ एकीकृत किया है, जो इसे मानव रहित परीक्षण उड़ानों पर नियंत्रण पैनल को पढ़ने और अपनी आवाज का उपयोग करके इसरो ग्राउंड स्टेशनों के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है। आई सक्षम रोबोट को चेहरे के भाव और भाषण और दृष्टि क्षमताओं वाले मानव के समान डिजाइन किया गया है, जो उड़ान के दौरान कंपन और झटके का सामना कर सकता है। व्योममित्र महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री निचले अंगों की कमी वाला आधा ह्यूमनॉइड है। IISU रोबोट के डिजाइन, विकास और एकीकरण के लिए जिम्मेदार था, जबकि इसरो केंद्र विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने इसकी उंगलियां विकसित की थी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये समझौते या विशेष कार्य हैं जो क्रिप्टो लेनदेन में अपने आप निष्पादित होते हैं। 2. स्मार्ट अनुबंध निष्पादन में प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग आवश्यक नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर A. एक स्मार्ट अनुबंध या क्रिप्टो अनुबंध एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कुछ शर्तों के तहत पार्टियों के बीच डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण को सीधे और स्वचालित रूप से नियंत्रित करता है। एक स्मार्ट अनुबंध पारंपरिक अनुबंध की तरह ही काम करता है, जबकि अनुबंध को स्वचालित रूप से लागू भी करता है। ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो ठीक वैसे ही निष्पादित होते हैं जैसे वे अपने रचनाकारों द्वारा स्थापित, कोडित या प्रोग्राम किए गए होते हैं। क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र रिकॉर्ड रखने की प्रणाली लेजर में शीर्ष स्थान पर पाया जाता है, जिसे मोटे तौर पर ब्लॉकचेन कहा जाता है। लेनदेन को रिकॉर्ड करने और सत्यापित करने के अलावा एथेरियम जैसे कुछ क्रिप्टो ब्लॉकचेन उपयोगकर्ताओं को समझौते या विशेष कार्रवाइयां शुरू करने देते हैं जो स्वयं निष्पादित होती हैं। इन्हें स्मार्ट अनुबंध के रूप में जाना जाता है और इन्हें प्रभावी ढंग से बनाने के लिए प्रोग्रामिंग भाषाएं अनिवार्य हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज, विकेंद्रीकृत ऐप्स, ऑर्डर की स्वचालित खरीद या बिक्री और यहां तक कि NFT आधारित गेम प्रोग्रामिंग का महत्व अक्सर सुचारू रूप से चलाने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्भर करता है। एक स्मार्ट अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट की विफलता के कारण प्लेटफॉर्म बंद हो सकता है और कोड का शोषण पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का अवमूल्यन कर सकता है। इस प्रकार प्रोग्रामिंग भाषाएं क्रिप्टो प्लेटफॉर्म और प्रोटोकॉल को प्रभावी ढंग से चलाने में मदद करती हैं। C++ आमतौर पर बिटकॉइन से जुड़ी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। क्रिप्टो उद्योग में उपयोग की जाने वाली अन्य महत्वपूर्ण प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं C++, जावा, सॉलिडिटी, रस्क, पाइथन, रोलांग, PHP और हास्केल। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा को छोड़कर बल के गैर उपयोग का सख्ती से पालन करते हैं। 2. उन्हें अक्सर ब्लू बेरेट्स कहा जाता है और इसमें दुनिया भर के केवल सैनिक और पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए। प्रसंग: संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बलों के बीच प्रत्यक्ष हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव जीन पियरे लेक्रोइक्स ने कहा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति स्थापना, शांति संचालन विभाग द्वारा स्थायी शांति के लिए स्थितियां बनाने के लिए संघर्ष से जूझ रहे देशों की मदद करने के लिए संगठन द्वारा विकसित एक उपकरण है। यह शांति निर्माण, शांति स्थापना और शांति प्रवर्तन से अलग है। हालांकि सभी गतिविधियां पारस्परिक रूप से सुदृढ़ और ओवरलैप करती हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों को अक्सर उनके हल्के नीले रंग की बेरी या हेलमेट के कारण ब्लू बेरेट्स या ब्लू हेलमेट के रूप में जाना जाता है। इसमें सैनिक, पुलिस अधिकारी और नागरिक कर्मी शामिल हो सकते हैं। शांति स्थापना में अद्वितीय ताकत है, जिसमें वैधता, बोझ साझा करना और दुनिया भर से सैनिकों और पुलिस को तैनात करने और बनाए रखने की क्षमता है, तथा बहुआयामी जनादेश को आगे बढ़ाने के लिए नागरिक शांति सैनिकों के साथ एकीकृत करना है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना 3 बुनियादी सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। 1. पार्टियों की सहमति। 2. निष्पक्षता। 3. आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा को छोड़कर बल का प्रयोग न करना। शांति स्थापना संयुक्त राष्ट्र के लिए उपलब्ध सबसे प्रभावी उपकरणों में से एक साबित हुई है, ताकि मेजबान देशों को संघर्ष से शांति के कठिन रास्ते पर चलने में सहायता मिल सके।